सबसे पहले बात चारधाम यात्रा से करेंगे। 6 अक्टूबर से शुरू होगी आगे की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई कि जो अब आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी वो 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन पहले से फुल थी और यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए आधार कार्ड जरूरी। अभी तक एक रजिस्ट्रेशन पर 6 लोगों को यात्रा करने की राहत दी गई थी, लेकिन बताएं आपको कि अब हर यात्री को रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा, क्योंकि अब तक एक आधार नंबर पर 6 लोग यात्रा कर सकते थे। एक बार रजिस्ट्रेशन कराकर 6 यात्री यात्रा पर जा सकते थे, लेकिन अब जो बदलाव किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। अब हर यात्री को रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक यात्री को अनुमति दी जाएगी यात्रा के लिए। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यात्रा के लिए फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 6 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी और आपको बताएं कि 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से फुल थी। विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई, लेकिन उसके बाद कई अहम बदलाव हमने इसमें देखे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर, ई पास को लेकर बदलाव किए गए। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आधार नंबर को लेकर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जया, देखिए जैसे जैसे अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो नियमों की बाध्यता भी लगातार कम होती जा रही है और अब यात्रा के लिए 6 अक्टूबर से फिर आगे जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन किए जाएंगे। 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो फुल थी, लेकिन अब यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। अब क्योंकि लगातार यात्रियों की संख्या चार धामों में बढ़ रही है और उसके पूर्व में हवाला माननीय कोर्ट में भी राज्य सरकार ने दिया था कि जो यात्रियों की संख्या है क्योंकि कम थी और बहुत सी संख्या श्रद्धालुओं की ऐसी थी कि जो वापसी का रुख कर रहे थे, क्योंकि लगातार वो विरोध भी कर रहे थे कि आखिरकार चार धामों के दर्शन किए जाएं। तो तमाम ऐसे नियम है जो अब राज्य सरकार करने जा रही है और कल से यानी 6 अक्टूबर से यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए आधार कार्ड और तमाम ऐसी नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके चलते वो कहीं ऐसे मतलब नियम बनाए गए हैं राज्य सरकार की ओर से जिनको पालन करना पड़ेगा और यात्रा के लिए फिर से शुरू ऑनलाइन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की शुरू हो जाएगी। जया जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे थे और इसमें बदलाव किए गए हैं क्योंकि अब यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे, आज आरटीओ जाने वालों को मायूसी हाथ लगने वाली है। आज आरटीओ में नहीं हो पाएगा काम, इस बात की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और आज से प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन में शामिल होंगे आरटीओ के कर्मचारी और आंदोलन में परिवहन विभाग के तमाम कर्मचारी भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि पदोन्नति और एसीपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिसमें आरटीओ के भी कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। तो आज जो लोग आरटीओ अपने काम के लिए जाएंगे उन्हें वहां से वापस आना पड़ेगा, मायूसी हाथ लगेगी। केदारनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण काम का निरीक्षण सीएम करने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि केदारनाथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो पुनर्निर्माण काम का निरीक्षण भी करेंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम। केदार घाटी में चल रहा है घाट पुल और शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण काम, जिसका जायजा वो लेंगे। विनोद मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या ताजा अपडेट है? जी जया, देखिए आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हैं और सबसे पहले तो पूजा अर्चना आज मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो कार्य चल रहा है, यानी केदार घाटी में पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो घाटों का निर्माण हो, शंकराचार्य समाधि हो या फिर आस्था पथ हो, तमाम ऐसे पुनर्निर्माण के कार्य है। आज उनका स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और उसके बाद में ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, ऋषिकेश एम्स में वो पहुंचेंगे
उससे ठीक बाद में मुख्यमंत्री से वो बातचीत कर सकते हैं आखिरकार कितने कार्य अभी तक पुनर्निर्माणीय कार्यों के हुए हैं, और उसको लेकर भी खुद प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करते रहे हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। आज तमाम सभी पुनर्निर्माण कार्यों का वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। जया जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद वो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कामों का निरीक्षण भी करेंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं सीएम। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी देहरादून से दें। हिंसात्मक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार सख्त दिखाई दे रही है। सरकार ने हिंसा पर रासुका लगाए जाने की अवधि 3 महीने बढ़ा दी है और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी की थी माहौल बिगड़ने की चेतावनी और इसके बाद सरकार ने सख्ती की है। सांप्रदायिक माहौल को लेकर जाहिर की गई थी आशंका और 31 दिसंबर तक अब जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस नियम का पालन करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो डेलीगेट कर सके, एनएसए के प्रावधान इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी बना सके। ये जो डेलीगेशन है ये सितंबर में हमारी समय सीमा जो है ख़त्म हो गई थी। उसके पश्चात अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की इस समय सीमा को बढ़ाया गया है और सभी डीएम्स को पावर दी गई है कि वो एनएसए के तहत अपने अपने जुरिसडिक्शन में आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में रासुका को लेकर अगले 3 महीने के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है और सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन की तरफ से इसको लेकर निर्देशित किया गया है जिलाधिकारियों को। और चलिए इस बीच आपको एक जानकारी दें कि रामनगर पहुंचे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इस दौरान उनके मन में कहीं ना कहीं सीएम पद ना मिलने की कसक भी दिखाई दी। हालांकि उन्होंने इसे किस्मत पर टालते हुए कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कभी कभी आपका जूनियर आपका बड़ा पद पा जाता है, लेकिन आपका फर्ज है कि आप जिस पद पर हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। वहीं उनके बीजेपी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे और रही बात कांग्रेस में जाने की तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ बोली जाती है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग उसी जिस परिप्रेक्ष्य में जो बात बोली जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में लेने के बजाय जिसका मन जिस पे फिट करना होता है उस पे फिट कर देता है। सर, हरक सिंह रावत इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इतने सीनियर हैं, लेकिन आपके जूनियरों को मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा में, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या फिर अब उनसे जूनियर पुष्कर सिंह धामी हो। कहीं ना कहीं एक पीड़ा तो मन में है। बहुत जूनियर लोगों को मौका मिल जाता है अब ये, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि काम अपना काम, पद कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप जिस जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी समाज आपको दे, ईश्वर आपको जो भी जिम्मेदारी दे, प्रकृति आपको जो भी जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं ये महत्वपूर्ण है। 2022 को लेकर के क्या मन बना रहे हैं सर पार्टी छोड़ने का, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। और अफवाह के लिए न अफवाह का कोई न सिर होता है न कोई पैर होता है। और मैंने कहा नहीं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, जिसका कोई बात ही नहीं हुई है, किसी को बात नहीं हुई है, इन सब चीज़ों को मतलब नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को एक और सौगात दी है। अब उत्तराखंड में 4 अत्याधुनिक इंटरनेट एक्सचेंज लगेंगे और विदेशों के बाद अब उत्तराखंड में पहली बार अत्याधुनिक इंटरनेट एक्सचेंज लगने जा रहे हैं। अब इसके बाद पर्वतीय इलाकों में इंटरनेट की सुविधा और बेहतर हो सकेगी, तो लोगों की शिकायतें दूर होंगी और लोगों को अब बेहतर इंटरनेट की सेवा मिलेगी। कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी आता है पोस्ट कोविड के बाद कि उनको भी जोड़ा जाए। वहाँ के भी बिजनेस हमारे ये डिजिटल जो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन है उनमें पार्टिसिपेंट हो। और मैं हर प्रयास करूँगा कि उत्तराखंड के इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जल्द से जल्द एक इंटरनेट एक्सचेंज का एक नेटवर्क बने उत्तराखंड में।
और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने नमामि गंगे योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट में उन्होंने इसकी शुरुआत की है और उन्होंने इस मौके पर बताया कि नमामि गंगे के तहत डीडी हाट विधानसभा में आने वाली नदियों की स्वच्छता को बनाए जाने के साथ अन्य कामों को भी संचालित किया जाएगा। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब पिथौरागढ़ पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें। बिशन सिंह चौफाल ने, पेयजल मंत्री हैं बिशन सिंह चौफाल, जिन्होंने योजना की शुरुआत की। नदियों को कैसे स्वच्छ रखा जाए, प्रदूषण ना फैले, इस पर उनका फोकस है। जिस प्रकार से मैराथन दौड़ कराई थी, मैराथन दौड़ के बाद उसके बाद इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस नमामि गंगे के तहत जो नमामि गंगे से जुड़े हैं, गंगा से जुड़े एक कार्यक्रमों को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का जो नमामि गंगे के तहत जो एक कार्यक्रम किया गया था, इसके लिए मैं देश के जो हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र शेखावत जी, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। वहीं यूपी के लखीमपुर में हुई घटना को लेकर सियासत जारी है। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर प्रदेश सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच में समाप्त हो चुकी है। उनके पास नेता, नीति, नियत तीनों का अभाव है, नितांत अभाव है। इसलिए हड़बड़ाहट में वो कुछ भी कर बैठते हैं। ये भी उनका हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम है कि जिस पर अभी जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिस मुद्दे को लेकर के वो कर रहे हैं, अगर वो मुद्दा उल्टा हुआ तो हरीश रावत क्या जवाब देंगे जनता को। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड में आपकी रोजगार गारंटी यात्रा अभी भी जारी है। बागेश्वर पहुंची आपकी रोजगार गारंटी यात्रा और जिले में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। आज जिला मुख्यालय में आपका जन संवाद कार्यक्रम भी है। अजय कोठियाल और प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार इसमें मौजूद होंगे। तो आज भी रोजगार गारंटी यात्रा जारी रहेगी। बेरोजगार युवाओं से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलकर बात की जा रही है, सुना जा रहा है कि किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, रोजगार को बेहतर करने के लिए क्या काम किया जा सकता है। इस पर आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है और इसी कड़ी में रोजगार गारंटी यात्रा निकालकर बेरोजगार युवाओं से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि जिले में आज कई कार्यक्रम हैं आपकी तरफ से। आज जिला मुख्यालय में आपका जन संवाद कार्यक्रम भी है। अजय कोठियाल मौजूद होंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा आज भी जारी रहेगी। बागेश्वर में आज ये यात्रा रहेगी और आपको बताएं कि इस दौरान लोगों से बातचीत की जाएगी, बेरोजगार युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान लगातार अजय कोठियाल उन युवाओं से मिल रहे हैं जो बेरोजगार हैं या जिनके पास बेहतर रोजगार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है, इस बात की जानकारी है क्योंकि 6 अक्टूबर से ऊर्जा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बिजली कर्मी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष सर्वेश दुबे ने उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। आरोप है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने 27 अगस्त की मीटिंग में मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन एक भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी। बिजली कर्मियों की मांगों में एसीपी का लाभ, इसके साथ ही उपनल कर्मियों का वेतन और अन्य सुविधाओं की मांगों के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग शामिल की गई थी, लेकिन किसी भी मांग पर अब तक बात नहीं बन पाई है और ऐसे में अब आम जनता को परेशानी हो सकती है क्योंकि 6 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान है। 14 सूत्रीय मांगे जिस पर अब तक बात नहीं बनी है और इसी को लेकर बिजली कर्मचारी बेहद नाराज हैं। बिजली की हड़ताल हो रही है। बिजली की हड़ताल में ठेकेदारों से कर्मचारियों को मांग लेना, अप्रशिक्षित लोगों को जो मशीन पर जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनको सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से उनके हाथ में मशीनें सौंप देना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि तकनीकी दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। अरबों खरबों रुपए की मशीनें हैं, यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसके साथ खिलवाड़ न किया जाए।
बिजली कर्मी हड़ताल पर नहीं जाना चाहते। हम बिजली घरों को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमने 4 साल इंतजार किया है। अब जब लिखित समझौता हुआ तो उसका सम्मान होना चाहिए और आदेश जारी किए जाना चाहिए। हम अपने अधिकार के तहत काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वी हैव राइट टू स्ट्राइक। हड़ताल पर जाना हमारा अधिकार है और वो हम प्रॉपर लीगल नोटिस दे के जा रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक कदम है और नौकरशाही को इससे बाहर जाना चाहिए और सरकार को ऐसी बातों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो कल से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर होंगे और ऐसे में आम लोगों को परेशानी हो सकती है। ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के परिजनों ने रात भर प्रदर्शन जारी रखा। रविवार की दोपहर में पुलिसकर्मियों के परिजन बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए सीएम आवास की तरफ बढ़े थे, लेकिन उन्हें हाथी बड़कला में ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी परिजन वहीं पर सड़क पर बैठ गए और रात भर प्रदर्शन जारी रखा। परिजनों की मांग है कि प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 4600 रुपए ग्रेड पे दे दिए जाएं और परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो उनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम हाउस की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, वहां पर रोक दिया गया और रोकने के बाद प्रदर्शन यहीं पर शुरू किया गया। सीएम आवास से पहले ये ठीक हाथी बड़कला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैरियर्स हैं ये अक्सर तब लगाए जाते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है। मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए तमाम लोग जाते हैं, लेकिन अगर आप ठीक इस तरफ देखेंगे तो पूरी पुलिस की भीड़ भी आपको नजर आएगी और पूरी पुलिस की जो भीड़ है वो इसी वजह से है क्योंकि आज भी एक आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन अन्य आंदोलनों की तरह नहीं है बल्कि कुछ अनोखा है और एक ऐतिहासिक है, क्योंकि जो पुलिस इस वक्त यहाँ पर खड़ी हो रखी है, जो आज आंदोलन है वो इन्हीं पुलिस कर्मियों के परिवार का है जो 4600 ग्रेड पे की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन अब वो मांग एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। मैम आप बताइए, क्योंकि अब रात हो गई है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हमारे आपको सबको पता है कि 4600 ग्रेड पे के लिए हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और हमारी 13 जिलों से महिलाएं आ रखी हैं, दूर दूर से आ रखी हैं और ये लोग ऐसे नहीं जाने के यहाँ से, क्योंकि इन्होंने हम 10 आदमियों को कप्तान के बंगला पे बुलाया। हम कप्तान के बंगले पे गए, वहाँ पे एक मंत्री महोदय आए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया जी कि हम तो लिख के कुछ नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के उनसे कोई भी नहीं पहुँचा यहाँ पे और जो अधिकारी है वो कप्तान साहब आए थे, उन्होंने भी कोई वो नहीं दी, गारंटी नहीं दी, कोई लिख के नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अब हम किसके भरोसे। कब तक बैठे रहेंगे आप? हमने 25 जुलाई को भी किया था प्रोटेस्ट, लेकिन किसी ने उस टाइम हमसे यही बोला गया कि मीटिंग है कैबिनेट की, ये है वो है, आश्वासन देके हमने इनकी बातें मान ली। इन्होंने उस टाइम बोला था कि आज आप हमारी बात मान लो, कल हम आपकी बात मानेंगे। आज यहाँ पे कौन है वो जो हमारी बात सुन रहा है कि कल हम आपका साथ देंगे? किसने हमारा साथ दे दिया अभी यहाँ पर? अब अगर देखना होगा कि किस तरीके से इस पर सरकार भी निर्णय लेती है और इस पर क्या कुछ आगे निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो आंदोलन है वो अब उग्र उत्तराखंड में हो चला है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रविकेंद्र, एबीपी गंगा, देहरादून।